नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सैनिकों को नमन किया। करगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प का हर संभव उपयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने हर समय कुछ नया सीखने और सिखाने की प्रतिबद्धता के साथ आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया। कोविड-19 से स्वस्थ हुई मरीजों की दर बढ़कर 63.92% हुई। पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र मंत्री जितेंद्र सिंह ने असम को बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीरेंद्र कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशवासी करगिल विजय को याद कर रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं। आज एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in। आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है, उससे कई आशंकाएं गलत साबित हुई हैं। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है, तो दूसरी ओर कड़ी मेहनत से व्यवसाय में गति लाकर उसे नई ऊंचाई तक ले जाना है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों की सराहना की। साथियों, कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। गांवों से स्थानीय नागरिकों के, ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। श्री मोदी ने जम्मू में ग्राम तरेवा की सरपंच बलबीर कौर का उल्लेख किया, जिन्होंने अपनी पंचायत में 30 बिस्तरों के एक क्वारंटीन केंद्र का निर्माण किया। प्रधानमंत्री ने नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए बिहार के कुछ युवाओं का जिक्र किया, जिन्होंने मोती की खेती करने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने अपना काम तो शुरू किया ही, साथ ही अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कुछ लोग और संस्थाएं रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रही हैं।
कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। उन्होंने कहा कि भारत का हैंडलूम और हस्तशिल्प के क्षेत्र में कई वर्षों का गौरवमयी इतिहास है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रीच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कुछ प्रतिभावान बच्चों से भी बातचीत की। उन्होंने इन बच्चों की रुचियों और सपनों के बारे में जाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि बारिश के मौसम में देश का बड़ा हिस्सा बाढ़ का सामना कर रहा है। बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई है। यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें, एनडीआरएफ की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं सब एक साथ मिलकर जुटे हुए हैं। हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना महामारी से मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के मधुबनी और दरभंगा के मास्क बनाने वाले शिल्पकारों का उल्लेख किया। इनके खूबसूरती से गढ़े और रंगे हुए मास्क लोगों में लोकप्रिय हो रहे हैं। दरभंगा के लहरिया सराय की रजनी कुमारी ने बताया कि मास्क बनाने से उसे आय का साधन मिला है। मेरा नाम रजनी कुमारी है। मैं बंगाली टोला लहरिया सराय दरभंगा की रहने वाली हूँ। कोरोना से बचाव के लिए हम सभी को मास्क का उपयोग करना अत्यंत अनिवार्य है। हमने इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी मिथिला की समृद्ध मिथिला पेंटिंग युक्त मास्क बनाना शुरू किया, जिससे हमें 2 फायदा हुआ। एक तो हमें अपनी कला को प्रदर्शन करने का मौका मिला, साथ ही इस कार्य से हमारे आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई। झारखंड में गुमला जिले के बिशनपुर खंड के नक्सल प्रभावित गांवों में 1600 से अधिक महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अनूठी पहल की है। इन महिलाओं ने स्व सहायता समूहों की मदद से लेमन ग्रास की खेती के नए तरीके अपनाए हैं। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में इस पहल की सराहना की। ऐसी ही एक महिला कलावती देवी ने अपना अनुभव आकाशवाणी से साझा किया। पहले यहाँ पे हम लोग धान मड़ुआ की खेती करते थे, उससे हम लोग को उतना बेनिफिट नहीं होता था। और यहाँ पे पत्थर मतलब ढालू नमा जमीन है, जिसके चलते उतना उपजाऊ नहीं होता था। और लेमन ग्रास अभी हम लोग कर रहे हैं तो ये काफी उपजाऊ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में तमिलनाडु के नमक्कल की एक छात्रा कनिका से बात की। कनिका ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 500 में से 490 अंक हासिल किए हैं। कनिका का कहना है कि उसे प्रधानमंत्री के साथ बात करने से काफी प्रेरणा मिली है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए कम लागत वाली छिड़काव मशीन तैयार करने के लिए मोहम्मद इकबाल की प्रशंसा की। अनंतनाग के दुरू में नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने आकाशवाणी से बातचीत में जानकारी दी। जो हमने कोविड-19 में अपना काम रोल निभाया पूरी रियासती जम्मू कश्मीर में, खासकर मेरे मैन पावर और मेरे स्टाफ ने मिलकर हमने जो काम किया इलाके के लिए, शायद वो सुनहरी हलफों से लिखा जाएगा। और मैं आज जमीनी सतह के उस लीडर को सलाम करता हूं, देश के प्रधानमंत्री को, जिसने आज मुझे इस बात के लिए चुना है कि पूरे इंडिया में म्युनिसिपल प्रेसिडेंट होने के नाते कि मैंने अगर कोई मशीन बनाई, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और उसका बहुत 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 अपनी डूरू के लोगों से, डूरू शाहबाद के लोगों से, वीरीनाग के लोगों से शुक्रगुजार हूँ। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की चर्चा की। उन्होंने कच्छ के किसानों द्वारा इस महत्वपूर्ण फल की खेती करने पर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट का आयात न करना पड़े। यही तो आत्मनिर्भरता की बात है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ड्रैगन फ्रूट मूलभूत रूप से दक्षिण अमेरिका का फल है और पोषक तत्वों से भरपूर इस फल की भारत में आयात होती रहती है।
लेकिन अब गुजरात के कच्छ क्षेत्र के किसानों ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस फल की बड़े पैमाने पर खेती करके उसका उत्पादन लेना शुरू किया है। यह फल विटामिन और मिनरल से भरपूर है। बड़ी मात्रा में विटामिन सी होने के कारण यह फल रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर अनेक पुरानी बीमारियों में लाभदायी होता है। कच्छ के प्रगतिशील किसान केशुभाई ठाकरानी ने कहा कि कच्छ के किसानों को ड्रैगन फ्रूट का अच्छा दाम मिल रहा है। सरहदी कच्छ जिला सूखा और अकाल से प्रभावित जिला है, लेकिन यहाँ के मेहनतकश किसानों ने अपनी सूझबूझ से ड्रिप इरिगेशन और गाय माता को साथ में रखकर ऑर्गेनिक खेती में बहुत बड़ा नाम किया है और अपने देश की शिकल बदलने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयास में जुड़ गए हैं और अभी ड्रैगन फ्रूट की बागवानी शुरू करने का बहुत बड़ा काम किया है। ड्रैगन फ्रूट का यहाँ वावेतर कम से कम 500 एकड़ से भी ज्यादा अभी वावेतर हो गया है और किसानों को भी यहाँ मार्केट भी अच्छी तरह से अहमदाबाद, भुज, राजकोट के होटलों वगैरह में अच्छी मिल रही है। बाजार में अच्छे दाम मिलने से भुज, गांधीधाम और मांडवी के गांवों में ड्रैगन फ्रूट की बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आप हमारे newsonair.com/हिंदी और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पहली बार एक दिन में कोविड संक्रमण से रिकॉर्ड संख्या में लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 36,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अब 8,85,576 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर 63.92% पहुंच गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने का अंतर 4,17,000 से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने राज्यों में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करें। देश में पहली बार एक दिन में 4,40,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। प्रति 10 लाख आबादी पर 11,805 लोगों की जांच की जा रही है। अब तक 1,62,00,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि पहली बार देश में सरकारी प्रयोगशालाओं में रिकॉर्ड 3,62,153 नमूनों की जांच की गई। निजी प्रयोगशालाओं में भी एक दिन में 79,000 नमूनों की जांच कर नया कीर्तिमान बनाया है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2.31% रह गई है, जो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नोएडा, कोलकाता और मुंबई स्थित 3 नई उच्च क्षमता वाली प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने कोविड महामारी की प्रारंभिक स्तर पर पहचान और उसे रोकने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत परिषद ने कोरोना वायरस के प्रकोप से सफलतापूर्वक निपटने के लिए जांच की क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड जांच क्षमता को बढ़ाने के पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में आज कोविड संक्रमण के 3,207 नए मामले सामने आए हैं। एक रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 449 कोरोना के रोगी मिले। वहीं कानपुर में 202, बलिया में 128, गौतम बुद्ध नगर में 110, गोरखपुर में 107 और बरेली में 101 नए कोरोना के मामले पाए गए। औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक रंजन ने मीडिया को बताया कि इस समय राज्य में रिकॉर्ड 23,921 कोरोना के सक्रिय रोगी हैं, जबकि 41,641 रोगी ठीक हो चुके हैं। आज 1,741 कोरोना रोगियों की ठीक होने के
बाद छुट्टी कर दी गई। वहीं कल राज्य में सबसे ज्यादा 71,881 टेस्ट किए गए और अब तक कुल टेस्टिंग की संख्या राज्य में 8,24,297 हो गई है। राज्य में 1,90,000 से ज्यादा स्वास्थ्य टीमों द्वारा 1,37,000 घरों का सर्वेक्षण कर 6,96,00,000 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में रोजगार प्रदान करने के लिए महास्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 3 महीने में लॉकडाउन के बावजूद 17,715 बेरोजगार उम्मीदवारों को रोजगार दिया है और हाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोजगार पंजीकरण के लिए शुरू किए महास्वयं वेब पोर्टल पर 3 महीने में करीब 1.25 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया है। महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि कौशल विकास विभाग ने पिछले 3 महीने में राज्य के विभिन्न जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑनलाइन रोजगार शिविरों का आयोजन किया। एक मुहिम के तौर पर अब तक 24 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 167 उद्यमी शामिल हुए। नवाब मलिक ने कहा है कि उर्वरित जिलों में ऐसे और शिविर आयोजित किए जाएंगे और जिन्होंने अपना पंजीकरण अभी तक नहीं किया है, ऐसे उम्मीदवार तथा नियोक्ता महास्वयं पोर्टल पर पंजीकरण करें, जिसके फलस्वरूप उचित समन्वय के कारण दोनों को लाभ मिल सकेगा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के आज लगभग 7,000 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11,30,000 हो गई है। चेन्नई में संक्रमण के 1,155 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 5,500 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसी अवधि में कोरोना संक्रमण से 85 लोगों की मृत्यु भी हुई है। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के आज 5,199 मामले सामने आए और 82 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में 11,76,827 लोगों की कोरोना जांच की गई है। स्वस्थ होने की दर 37.28% और मृत्यु दर 1.95% है। बेंगलुरु शहरी जिला कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य के युवा सशक्तिकरण और खेल मंत्री सीटी रवि ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अपने अनुभव साझा किए। 15 days ago, when I got myself tested for COVID-19, the report came positive. I quarantined myself at home. I underwent Ayurvedic treatment. I have completely recovered from the virus infection. Friends, once need not to be afraid or get worried about the virus. Please remember that don't get scared and do not scare others also. पुद्दुचेरी सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार आज पुद्दुचेरी में कोरोना संक्रमण के कुल 131 नए मामले सामने आए। इस बीच पिछले 24 घंटे में अस्पताल से 84 लोगों को छुट्टी दी गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने द्विभाषी फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में संक्रामक और संचारी रोगों के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को घर पर ही रहने और हाथों की सफाई पर पूरा ध्यान देने की सलाह दी है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. एम्स में ही मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। Coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सैनिकों को नमन किया। करगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प का हर संभव उपयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने हर समय कुछ नया सीखने और सिखाने की प्रतिबद्धता के साथ आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया। कोविड-19 से स्वस्थ हुए मरीजों की दर बढ़कर 63.92% हुई।
पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र मंत्री जितेंद्र सिंह ने असम को बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे की मदद के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। आओ नमन करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आया। खुशनसीब है वो वीर जो देश के काम आया। कारगिल के वीरों को शत शत नमन। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। राष्ट्र आज कारगिल दिवस पर शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिवस 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने मां भारती की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। भारतीय सेना ने कहा है कि ऑपरेशन विजय भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य, साहस और बलिदान की गाथा है। 26 जुलाई का दिन संकल्प और साहसी नेतृत्व तथा सैनिकों के हौसले और पराक्रम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। पाकिस्तानी सेना ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर अंधाधुंध गोलाबारी की। रक्षा प्रवक्ता कर्नल देविंदर आनंद ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने दोपहर बाद करीब 3:15 बजे पहले छोटे हथियारों से गोलियां चलाईं और बाद में भारी हथियारों से गोलाबारी की। सतर्क भारतीय सैनिकों ने भी इसका करारा जवाब दिया। भारत से एफएमसीजी उत्पाद, दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं और अन्य सामान लेकर मालगाड़ी आज बांग्लादेश पहुंच गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बांग्लादेश के बेनापोल रेलवे स्टेशन पर पहुंची 50 डिब्बों की मालगाड़ी शुक्रवार को कोलकाता के निकट माजेरहाट रेलवे स्टेशन से साबुन, शैम्पू, कपड़ा और अन्य वस्तुएं लेकर रवाना हुई थी। कोरोना महामारी के कारण लागू किए गए प्रतिबंधों का भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक वस्तुओं के आयात निर्यात पर बुरा असर पड़ा था। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतीय रेल ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कंटेनर ट्रेन से सामान पहुंचाने की शुरुआत भी इसी दिशा में एक कदम है। इसके पहले 13 जुलाई को पहली बार आंध्र प्रदेश से सूखी मिर्ची लेकर एक पार्सल ट्रेन बांग्लादेश पहुंचा था। जून के महीने में भारत और बांग्लादेश के बीच 100 से भी अधिक मालगाड़ियों का आवागमन हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। दोनों देशों के बीच रेल संपर्क में लगातार हो रहे विकास के कारण व्यापार और आपसी संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ इलाके को कृषि योग्य बनाने के लिए आज विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि इस क्षेत्र में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है और अगर इस क्षेत्र में सुधार लाया जाए तो इससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ इलाके का समेकित विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सुधारों की इस परियोजना से न केवल कृषि और पर्यावरण में सुधार होगा, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। केंद्रीय पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदा 2020 को अंतिम रूप देगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्री रमेश ने जो भी सुझाव दिए हैं वे आधारहीन और गलत अनुमानों पर आधारित हैं। जयराम रमेश ने प्रस्तावित पर्यावरण आकलन मसौदे को लेकर कुछ आपत्तियां जताई थी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर मसौदे को डाल दिया गया है। लोग इस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए 15 दिन का समय बाकी है। उन्होंने कहा कि श्री जयराम रमेश ने जो भी सवाल पूछे हैं उनका विस्तार से जवाब दिया जाएगा।
एकीकृत वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी रिफंड में 2020 करोड़ रुपए का दावा करने वाले और लापता निर्यातकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने अभी तक लापता निर्यातकों की संख्या 1474 तक पहुंच गई है। ऐसे सभी निर्यातकों के आईजीएसटी रिफंड का भुगतान निलंबित कर दिया गया है जिनकी सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक आई है। हालांकि सीमा शुल्क अधिकारियों को सामान्य निर्यातकों के रिफंड के भुगतान में तेजी लाने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। ये आकाशवाणी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बातचीत की। उन्होंने वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की मरम्मत में मदद की पेशकश की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मंत्रालय दूसरी सरकारी एजेंसियों और अन्य स्रोतों से भी वित्तीय मदद दिलाने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में असम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में आई बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। इस बीच राज्य के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों का प्रशासन की ओर से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। The Government of India has been always forthcoming, providing all necessary helps. Honorable Prime Minister has been regularly in touch with the Honorable Chief Minister and inquiring about the flood and the various steps taken by the state government. So the Government of India is quite considerate for the state of Assam, and I'm sure that once the assessments have been done as per the norms, the Government of India will provide necessary help to us. बिहार में बाढ़ का प्रकोप जारी है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल तथा पश्चिमी चंपारण बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। करीब 11 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं तथा भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राज्य आपदा मोचन बल की 22 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछार पड़ सकती है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान साफ रहने के आसार हैं, लेकिन दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। लेह लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहने और शाम के समय हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 18 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर या शाम के समय 1-2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से पुष्पलता शर्मा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सैनिकों को नमन किया। करगिल दिवस पर भारतीय सेना की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प का हर संभव उपयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने हर समय कुछ नया सीखने और सिखाने की प्रतिबद्धता के साथ आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया। कोविड-19 से स्वस्थ हुए मरीजों की दर बढ़कर 63.92% हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने
असम को बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।